इस फिल्म के अंदर एक काफी खतरनाक जैपनीज समुराई इंसानों को खाने वाले कैनिबल्स यानी कि नरभक्षियों के आइलैंड पर फंस जाता है, जिसके चलते हमें काफी खतरनाक एक्शन देखने मिलेगा। इसमें नरभक्षी समुराई को खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये समुराई खतरे में नहीं बल्कि ये खुद खतरा है। और इस फिल्म की शुरुआत 13वीं सदी में होती है, जिसमें एक काफी बड़े शिप में जैपनीज किंग ने अपने समुराई की आर्मी को मंगोलियन आर्मी से लड़ने के लिए भेजा था। तब उनकी लड़ाई पानी के बीच में चल रही थी, लेकिन वहीं पर एक काफी बड़ा तूफान आया था, जिसके चलते वो दोनों आर्मी वही तूफान में मारी गई और उनका शिप भी बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी शिप में एक समुराई योद्धा जिंदा बच गया था। 4 दिनों के बाद वो योद्धा एक सुमसाम आइलैंड पर उठा। तब वहां पर उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसके पैर में एक काफी बड़ा लकड़ी का टुकड़ा फंस चुका था। तब उस योद्धा ने खुद को संभालना शुरू किया और उसे वहीं पर एक बच्चा नजर आया। तब रिको नाम के उस योद्धा ने आकर उस बच्चे को देखा जो कि वहां पर जिंदा था, और वो वहां से भाग गया। तब रिको को पता था कि ये उसका भ्रम है, और वहीं पर उसे उसकी टूटी हुई कटाना मिली। फिर रिको ने अपने पैर से लकड़ी के टुकड़े को निकाला और फिर वो खाने और मीठे पानी की तलाश में किनारे से जंगल की तरफ गया। लेकिन वहां पर भी रिको के हाथ में सिर्फ निराशा लगी। तब उसे वहां पर बार बार वही बच्चा नजर आ रहा था। तब रिको ने उसका पीछा किया और उसे वहां पर इस बार 2 लड़के नजर आए जो कि वहां पर खेल रहे थे। तब रिको को पता था कि ये उसका भ्रम है, क्योंकि वो दोनों बेटे उसी के थे जो कि जंग के दरमियान उसकी माँ के साथ मारे गए थे। तब रिको उन्हें देखकर दुखी हुआ। अगले दिन रिको उठा और तब उसने किनारे में आकर मरने का डिसाइड किया, और वहीं पर उसे एक आदमी दिखा। तब रिको ने आकर उसे चेक किया, लेकिन वो भी उसका भ्रम था, और वहां पर सिर्फ लकड़ी के टुकड़े के साथ कपड़ा बंधा हुआ था। तब रिको समझ गया कि ये आइलैंड अब उसके दिमाग में घुसता जा रहा है, और वो वहां पर मरने के लिए पूरी तरह से हिम्मत करके तैयार हो रहा था। लेकिन वहीं पर उसे आसपास की शांति महसूस हुई, और उसे आइलैंड का एक पर्वत नजर आया जो कि माउंट फ्यूजी की उसे याद दिलाने लगा, जो कि समुराई की पहचान थी। तब रिको ने जिंदा रहने का डिसाइड किया, और वो जंगल से पर्वत की तरफ जाने लगा, और वहां पर उसे काफी सुंदर वाटरफॉल भी मिला। और रिको ने अब खुद को समुराई की लाइफ में ढालना फिर से शुरू कर दिया, और वो अपने घावों का ध्यान रखकर जंगल में अच्छा खाना ढूंढकर अच्छे से ट्रेनिंग भी करता था, जिससे वो पूरी तरह से खुद को ठीक कर सके। फिर 4 दिनों में रिको ने खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया, और वो काफी बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को लेकर बड़े पर्वत के ऊपर आ गया। और वहां पर रिको ने आकर समुराई का टोरी गेट बनाया, जिसमें वो अब पूरी तरह से ठीक था, और ऐसी हालत में वो मरेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसी रिको को उम्मीद थी। इसलिए रिको टोरी गेट के सामने खुद की जान देने वाला था। लेकिन वहीं पर आइलैंड के कबीले के कुछ लोगों ने रिको पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। तब रिको ने देखा कि वो लोग उसका टोरो गेट को भी तोड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग रिको को बांधकर बोट में आइलैंड की दूसरी तरफ लेकर आए, जिसमें वहां पर उनकी काफी बड़ी गुफा थी। और ये सभी लोग असल में कैनिबल्स यानी कि इंसानों को खाने वाले नरभक्षी लोग थे। और उनमें से मुको नाम का एक आदमी रिको को देखने लगा, और वो उसे डराने लगा। तब वहां पर रिको ने अपने जैसे और 2 लोगों को वहां पर कैद देखा, जो कि वहां पर पहले लाए गए थे। फिर उस कबीले से धमा नाम का एक आदमी आया, और वो रिको को देखकर खुश हुआ, क्योंकि रिको ने अपने शरीर का ध्यान काफी अच्छे से रखा था और वो फिट था। तब वहां पर बाकी लोग पिछले कैदियों के अंगों को काट रहे थे, जिससे वो उन्हें खा सके। तब रिको उनकी हैवानियत देखकर डरा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने मरे हुए आदमी का खून नशे वाली चीजों के साथ मिलाकर उसमें से दूसरे कैदी को पिलाया। तब वहां पर उसे विजन्स आने लगे और वो तड़पने लगा, और फिर वहां पर कबीले वालों ने वो खून रिको को भी पिला दिया। तब वहां पर रिको को पता था कि अब उसे भी वहम हो सकता है। वहीं पर सारे कबीले वाले बाहर आकर उनके कबीले में चले गए। तब धीरे धीरे रिको को वहम होने लगा, और उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि रिको को उसके दोनों बेटे उसके सामने नजर आ रहे थे। और रिको उन्हें खुश होकर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वहां पर उसके बेटों ने रिको से वादा लिया कि वो इस खूंखार कबीले के 50 लोगों का सर काटकर उन्हें देगा, और तब रिको इस चीज से खुश हो गया। फिर रिको ने वहां पर गार्ड्स को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों का सर मेरे बेटे के लिए मुझे चाहिए। तब दोनों को लगा कि रिको सखिया गया है, और वहीं पर रिको ने दोनों पर हमला कर दिया, और वो वहां पर बंधा हुआ था। फिर भी रिको काफी खतरनाक था, और उसने वहां पर हाथ में आने वाले एक पत्थर से दोनों को ब्रूटली वहीं पर मार दिया। फिर वहां से रिको ने उसके ब्रूटल हथियार को लिया, और रिको ने उनके गले को काटकर वहीं पर रख दिया। तब ये देखकर वहां पर बाकी गुंडों की फटने लगी थी। कुछ देर बाद रिको गुफा को देखकर उन कैनिबल्स के इतिहास को समझने लगा था, जिसमें वो लोग आइलैंड पर आने वाले इंसानों को हमेशा मारकर खा जाते थे। और रिको को वहां पर हजारों खोपड़ियां भी मिली। तब वो समझ गया कि इन लोगों का यह शिकार काफी पुराने वक्त से चला आ रहा है।
दूसरी तरफ गुफा में सभी कैनिबल्स जमा हुए थे। तब वहां पर उनके पुराने मुखिया ने वहां पर बताया कि वो अब इस जगह को छोड़ने वाला है और उसकी जगह पर उसका नया मुखिया उसका बेटा बनेगा। और फिर वहां पर मुको आगे बढ़ा और वो कबीले का नया मुखिया बन चुका था, जिसमें मुखिया का काम कबीले के सभी लोगों को अच्छे से अच्छा शिकार करके देना था। फिर मुको ने वहां पर एक जिंदा आदमी को पकड़ लिया, जिससे वो उसे मारकर सबको खिलाने वाला था। तब उस आदमी ने ऊपर रिकू को देखा। उसकी आंखें देखकर वो समझ गया कि रिकू यहाँ पर सभी लोगों को मारने के लिए तैयार है। और फिर उस आदमी को मुको ने वहीं पर काट दिया और उसे सबको खाने के लिए दे दिया। दूसरी तरफ एक गार्ड ने वापस आकर गुफा को चेक किया। तब उसने देखा कि रिकू ने उन सभी लोगों को मारकर गले को लटका दिया था और वो वहां से भाग गया था। तब वहां पर मुको ने ये देखा और उसके लोगों के मरने से वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। फिर वहां से सभी लोग जंगल में आकर रिकू को ढूंढने लगे, जिससे वो उससे बदला ले सके। तब रिकू उनके पीछे आया और वो शांति से एक के बाद एक सभी गुंडों को मारता जा रहा था और इसी तरह से वो एक साथ में एक के बाद एक सभी कबीले को खत्म करने वाला था। कुछ देर बाद कुछ लोगों का ग्रुप घास में आगे बढ़ रहा था। तब रिकू ने उसके बो एंड एरो बना लिए थे और वो एरो से सबको ब्रूटली मारने लगा, जिससे उनका नामो निशान मिट रहा था और वो लोग वहां से भाग रहे थे। शाम होने पर एक ग्रुप जंगल के अंदर था। वहां पर सभी लोगों को रिकू बीच में खड़ा हुआ नजर आया और वहां पर सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वहां पर धुएं के बीच में रिकू ने पहले से जाल बिछा कर रखे थे और वो सभी लोगों को जाल में गिराकर उन्हें मारता जा रहा था। तब ये देखकर धामा भी यहाँ से पीछे हट गया, क्योंकि रिकू ने उसके अकेले कई सारे लोगों को ब्रूटली मारा था। कुछ देर बाद धामा और मुको ने आकर देखा कि रिकू ने उन सभी लोगों के लिए जापानीज में मैसेज लिखा था, लेकिन वो क्या था ये उन्हें में समझ में नहीं आया। और वो चीजें असल में समुराई के नियम होते थे कि उन्हें पूरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों को बचाना था। और वहीं पर उन सभी लोगों को जलती हुई आग का धुआं दिखा। तब सभी लोग वहां से किनारे पर आए और वहां पर रिकू ने उनके बोट्स को जला दिया था और वो अकेला उन सभी से लड़ने के लिए खड़ा था, जिसमें रिकू को अब इस चीज से खुशी हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा था, लेकिन भगवान ने शायद इन बुरे लोगों को मारने के लिए ही उसे जिंदा रखा था। वहीं पर मुको के गुंडे आगे बढ़े। तब रिकू ने अपनी तेजी दिखाते हुए एक के बाद एक सबको ब्रूटली मारना शुरू किया और उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन वो इतने ज्यादा तेज नहीं थे। इसी वजह से रिकू उन सभी को काटता जा रहा था। तब मिको ने उसके सबसे ब्रूटल किलर्स को आगे भेजा। तब रिकू आगे बढ़कर उन्हें भी मारने लगा, लेकिन वो किलर्स भी काफी खतरनाक थे और वो किसी भी चीज से डरते नहीं थे। साथ ही रिकू उन्हें तलवार से काट भी देता था, तभी भी वो हंसकर उसके पीछे पागलों की तरह पड़े रहते थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें मौत का बिल्कुल डर नहीं था। तब रिकू ने उन्हें आजाद करने का डिसाइड किया और वो एक के बाद एक सबको खत्म करने लगा। तब उनका लीडर भड़क गया और वो रिकू को टक्कर दे रहा था। तब रिकू ने उसके पैरों की पैटर्न को एनालाइज किया और फिर रिकू ने आगे बढ़कर उसे घायल करना शुरू किया और रिकू ने उसे काट कर मार दिया, जिसमें रिकू ने उसे दूर फेंका और वहां से वो आगे बढ़ा, जिसमें रिकू की लड़ाई को देखकर धामा और मुको भी वहां पर चौंके हुए थे। और मुको ने धामा को जाकर खुद को साबित करने के लिए कहा, क्योंकि वो कबीले का सबसे महान योद्धा पहले रह चुका था। तब वहां पर धामा आगे बढ़ा और वो रिकू से लड़ने लगा, जिसमें वो दोनों अपने हथियारों को काफी तेजी से यूज कर रहे थे, जिसमें धामा रिकू को पूरी टक्कर भी दे रहा था। लेकिन रिकू ने उसकी छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और वो दोनों टुकड़ों से वहां पर लड़ने लगा, लेकिन फिर भी रिकू ने धामा को पकड़ लिया और उसे वहीं पर खत्म कर दिया, जिसमें पूरे कबीले को खत्म करने के बाद वहां पर सिर्फ मुको बचा था। तब मुको आगे बढ़ा और वो रिकू से लड़ने लगा, जिसमें मुको भी काफी शक्तिशाली योद्धा था और उसने रिकू के आंखों में धूल फेंकी। फिर वो उसे पकड़कर घायल करने लगा। तब रिकू ने सबसे पहले तो खुद को संभाला और फिर वो मुको को अपनी तेजी दिखाते हुए टक्कर दे रहा था, लेकिन वहां पर मुको ने रिकू को गिरा दिया और वो उसे पानी में डुबाकर अपनी शक्ति से मारने लगा था। वहीं पर रिकू को उसकी वाइफ इस बार नजर आई। तब वो उसे देखकर रिकू को हिम्मत मिली और रिकू उठा और वो मुको से लड़ने लगा और इस बार रिकू मुको के हर एक वार को रोकता जा रहा था और उसे पूरी टक्कर दे रहा था। और इस बार मुको को वहीं पर उसकी तलवार से उसने मारकर उसके सर में तलवार घुसाकर उसे वहीं पर काट दिया और फिर उसे खत्म कर दिया, जिसमें अब ये कैनिबल्स के आइलैंड का खतरा रिकू ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था और रिकू वहां पर शांत होकर बैठ गया।